I'm trying to escape from some guy who had me chained up in his basement. He had you chained in his basement? Where are you calling from? I don't know. आज का हमारा केस स्टार्ट होता है केविन रिचर्ड बेकन से, जिसका जन्म 28 नवंबर 1994 को हुआ था और वो एक काफ़ी ज़्यादा लविंग फैमिली में पैदा हुआ था। उसकी एक बड़ी बहन थी जेनी, और जैसे जैसे केविन बड़ा होने लगा उसको अपनी बहन के जो डॉल्स थी उनके साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। उसको उन डॉल्स के जो बाल होते थे उनको स्टाइल करने में, उनको बनाने में, उनका मेकअप करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। जब तक केविन 12 साल का हुआ तो वो अपने पूरे घर में जितनी भी फीमेल थी, अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी ग्रैंड मदर एंड इवन अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स थी, उनके बालों को स्टाइल करता था, उनके बालों को बनाता था, इवन हेयर कट भी करता था उनका। इन सब में सबसे ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड जिसके साथ केविन का था वो थी उसकी ग्रैंड मदर। वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता था। इसीलिए जब लेटर लाइफ में उनको कैंसर से डायग्नोस करा गया तो केविन ने इसको अपनी लाइफ का एक मिशन बना लिया था कि वो अपनी दादी को कभी भी बुरा फील नहीं होने देगा। इवन जब उसकी दादी की डेथ हो गई कैंसर से लड़ते हुए, तो उसने डेथ के टाइम पर जो नहलाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं, तो वो केविन ने खुद ही करा था। उसने उनके बालों को सही से संभाला, उसने उनका मेकअप करा एंड उसने हर एक चीज़ करी जो उसकी दादी को हैप्पी कर सकती थी। जब केविन थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेजेस में जाने लगा, तो फिर उसने एक पॉइंट पर आकर अपनी फैमिली को इकट्ठा करा और उनको ये बताया कि वो गे है। कुछ फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे इस डिसीजन से, कुछ ने एकदम ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। उसकी मदर ने भी बाद में एडमिट करा कि स्टार्टिंग में उनको भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी थी ये बात, उनको भी अच्छा नहीं लगा था ये केविन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। केविन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी शार्प अकेडमी ऑफ हेयर स्टाइलिंग इन ग्रैंड ब्लैंक से। के बाद वो इधर उधर बार्बर्स की शॉप में हेयर ड्रेसर की जॉब ढूंढने लगा एंड करेंटली जब ये केस टेक प्लेस करता है तो वो काम कर रहा था यूनिकली यूज सैलून में। और केविन को ना हमेशा से ऐसा लगता था कि उसका जो टाउन, वैसे ये सब हम सबको भी लगता है कि यार हम जहाँ पे पैदा हुए हैं यार इस जगह से निकलना है, इस जगह से बाहर जाना है। आई थिंक तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। तो केविन को भी यही लगता था। उसे लगता था कि यार उसे किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करना है। एंड इसी सब के बारे में रिसर्च करते हुए केविन के नज़र पड़ती है शिकागो पर। शिकागो में ये जो रिलेशनशिप्स, इवन गे रिलेशनशिप जो होती हैं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओपन वाला बिहेवियर है। ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं रखते लोग, आराम से ऐसे लड़के लड़के साथ में घूमते हैं। तो केविन को ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और उसको लगा कि यार मुझे शिकागो जाना है। तो उसने जो है अपनी जो हेयर ड्रेसर की जॉब थी उससे पैसे वैसे जमा करे और फिर वो शिकागो में शिफ्ट हो गया अपनी एक फ्रेंड के साथ। नाउ केविन के बारे में एक बात जो जानने वाली है इस केस के लिए, वो ये है कि केविन हमेशा से फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर सफ़र करता रहा था, बिकॉज कभी भी उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो अपना रेंट नहीं दे पा रहा है, कभी खाना कभी कुछ, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसे काफ़ी ज़्यादा रहती थी। और इन सब फाइनेंशियल और स्ट्रेस वगैरह से डील करने का उसका एक तरीका था वन नाइट हुकअप्स। वो क्या करता था, वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप जैसे कि ग्राइंडर वगैरह पर जाता था, वहां पे लोगों से मिलता था, फिर उनके साथ हुकअप करता था, फिर अगले दिन फिर किसी और के साथ। तो एक तरह से ये उसका चीजों को भुलाने का तरीका था। केविन की दोस्त ने केविन के बारे में ये कहा था कि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि जो लड़कियों को भी लगता है कि अगर कोई लड़का है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में है, टूटा हुआ है, वो किसी ब्रेकअप से परेशान है, तो मैं उसको ठीक कर दूंगी। सेम चीज़ केविन को भी लगती थी। इसलिए वो हमेशा जो ऐसे लोग होते थे जो बिल्कुल ही ऐसा लगता था उनकी ज़िंदगी अलग हुई पड़ी है, अलग थलग हुई पड़ी है, उनके साथ रिलेशनशिप्स में आना चाहता था, क्योंकि उससे लगता था कि वो इन सबको ठीक कर सकता है, वो इनको क्योर कर सकता है, वो इनको इनका ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे बाहर ला सकता है। और ये करने से वो खुद अपनी इस जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे बाहर आ पाएगा। ना 2019 क्रिसमस के दिन एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। केविन के घर वालों ने एक क्रिसमस ईव डिनर रखा हुआ था और वहां पर केविन को भी आना था, लेकिन केविन को ये बात पता चली कि एक ऐसा फैमिली मेंबर जिसको केविन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता वो भी उस फैमिली डिनर पर होगा। केविन ने अपनी फैमिली से बोला कि अगर वो रिलेटिव डिनर पर आ रहा है तो मैं डिनर करने नहीं आऊंगा। एंड ऐसा ही हुआ भी। केविन ने क्या करा, वो डिनर पर नहीं गया बल्कि वो अपनी दोस्त के रूम पर चला गया और वहां पर जाकर उससे अपनी दिल की बातें करने लगा कि उसको ये चीज कितनी बुरी लगी, उसको कितना ज्यादा बुरा फील हो रहा है। और उसकी जो फ्रेंड थी वो इस बात को हटाने के लिए कुछ और बातें करने लगी केविन के साथ ताकि उसका दिमाग इस चीज से हट जाए। लेकिन केविन ने क्या करा, वही जो उसका तरीका था अपने स्ट्रेस को रिलीव करने का, उसने ग्राइंडर ऐप ओपन करा और वहां पर वो मिला एक मार्क नाम के आदमी से। एकदम से उनकी बातें शुरू हो गई एंड एट द एंड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन
सिचुएशन, मार्क ने केविन को अपने घर पर इनवाइट करा। उसने बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ, हम लोग बातें करेंगे, मिलेंगे, एंड बेसिकली हुकअप वाली सिचुएशन। नाउ मार्क जो था काफी ज्यादा शेडी आदमी था, लेकिन क्योंकि केविन एकदम वही ना इमोशनल रेज में था, वो उसको बस कोई भी तरीका चाहिए था अपने ये जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने का, तो इसने स्पर ऑफ द मोमेंट में मार्क को हाँ कर दिया कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। केविन अपनी फ्रेंड के घर से निकलता है 5-5:30 बजे के आसपास और 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। 1 घंटे बाद केविन अपनी फ्रेंड को मैसेज भी करता है कि मुझे मजा आ रहा है यहाँ पर और मैं थोड़ा और देर तक इस आदमी के साथ रुकने वाला हूँ। वो अपने कुछ और दोस्तों को बुला रहा है जो कि आदमी ही है, एंड मुझे पता नहीं ये चीज कहाँ जा रही है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है, तो अगर मेरी मॉम कॉल करें तो तुम उनसे कह देना कि मैं जल्दी सो गया। दिन यहाँ पर खत्म हो जाता है। केविन घर नहीं पहुंचता और अगले दिन वो अपनी फैमिली से मिलने वाला था क्रिसमस ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन वो वहां पर भी नहीं आता। उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है बिकॉज केविन ऐसा इंसान था ही नहीं। उसको फैमिली गैदरिंग्स में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था और वो कभी भी मौका नहीं छोड़ता था अपनी फैमिली से मिलने का। तो उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन्होंने फौरन से पुलिस को कंप्लेन करी और उन्होंने कंप्लेन भी ये कहते हुए करी कि मोस्ट प्रोबेबली केविन या तो मर चुका है या वो मरने वाला है। इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होगी अगर केविन हमसे मिलने नहीं आया है, और ना तो वो मैसेज का रिप्लाई कर रहा है ना वो कॉल्स का रिप्लाई कर रहा है, तो कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चली और केविन का कुछ अता पता ही नहीं था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, कहाँ है। केविन के फोन पर भी उसकी फैमिली ने सर्च करा। उसकी फैमिली का ऐसा कहना था कि उन्हें उसके डेटिंग प्रोफाइल पर, डेटिंग एप्स पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसकी फैमिली झूठ बोल रही थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी केविन के फोन पर तो उन्हें ग्राइंडर ऐप मिला और ग्राइंडर में उन्हें काफी सारे मैसेजेस मिले केविन और मार्क के बीच में। मैसेजेस को पब्लिकली रिलीज नहीं करा गया, लेकिन ऐसा बताया गया कि वो मैसेजेस काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट थे। यार जैसे ही पुलिस ने इन सारे मैसेजेस को इन्वेस्टिगेट करा, उन्हें साफ साफ पता चल गया कि केविन किससे मिलने के लिए उस दिन गया हुआ था। पुलिस ने मार्क का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी, लंबा चौड़ा आदमी आया जो कि अजीब से लेदर वाले कपड़े पहना हुआ था। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम विल्क ओलिकोस विल्कस है। खैर पुलिस मार्क के घर के अंदर घुसी। मार्क ने कोई भी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई पुलिस को रोकने की। उसने साफ साफ कह दिया कि आपको जहां देखना है देख लीजिए। पुलिस ने उसके घर का दायरा लिया, उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर की बेसमेंट में गई, पुलिस को वहां केविन की डेड बॉडी मिली, और वो भी कोई नॉर्मल हाल में नहीं। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे वो कटे हुए थे और किसी को नहीं पता वो कहाँ थे, मिले ही नहीं वो प्राइवेट पार्ट्स। और केविन की जो डेड बॉडी थी वो जैसे स्लॉटर हाउस में पिग्स, काउस का जो मीट टंगा होता है ना, उस तरह से मार्क ने केविन की डेड बॉडी को अपनी छत से टांगा हुआ था बेसमेंट। वो बॉडी काफी ज्यादा बुरे हाल में थी और पुलिस ने फौरन वहीं पर मार्क को अरेस्ट कर लिया। मार्क ने कोई भी भाग नहीं किया, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी। उसने तो बल्कि एक्सेप्ट करा अपने क्राइम को कि हाँ मैंने ही केविन रिचर्ड को मारा है। पुलिस ने केविन की डेड बॉडी मिलने और मार्क के अरेस्ट को ट्विटर पर अनाउंस करा, जिसके बाद मार्क की जो इन्वेस्टिगेशन करी गई उसमें मार्क ने साफ साफ कबूल कर लिया अपना क्राइम। उसने ये भी बताया कि वो क्या कर चुका है केविन की बॉडी के साथ और वो क्या करने वाला था। उसने बताया कि वो केविन की बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स थे उनको ऑलरेडी काट कर खा चुका है और वो उसकी जो बॉडी पर मसल्स थी उनका मीट पकाकर खाने वाला था। इसके अलावा जो केविन की बॉडी से खून निकलता तो वो उसको अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करने वाला था। नाउ आखिर मार्क लिटिंस्की था कौन और क्यों वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग आदमी बन गया? क्योंकि अगर तुम उसकी वाइफ की बात सुनो, यस ही वाज मैरिड, तो उसकी वाइफ कहती है कि वो काफी ज्यादा नॉर्मल काम आदमी था, लेकिन ये उनका कहना था जब तक उन्होंने उससे डिवोर्स नहीं लिया था। तो बेसिकली केविन लिटिंस्की एक केमिस्ट था और 2001 के आसपास उसने एमिली नाम की लड़की से शादी करी थी। उन्होंने अपना घर लिया, उनके 4 बच्चे भी थे। और एमिली स्टार्टिंग में तो उसका यही कहना था कि मार्क काफी ज्यादा अच्छा आदमी है, काफी प्यार करता है अपने बच्चों से, एमिली से, और काफी ज्यादा काम कंपोज्ड आदमी है। लेकिन एमिली को शायद ये नहीं पता था कि जिस काम और कंपोज्ड आदमी से वो प्यार करती है वो बहुत ही बुरी तरह से बदलने वाला है और बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं। 2010 से 2012 के बीच में मार्क को काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग डिजीजेस से डायग्नोस करा गया। डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स,
जिसके बाद वो खुद से बातें करने लगा। एमिली ने बताया वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल गोरी फिल्म्स को देखता था। एक पॉइंट ऐसा था जब एमिली को लगा कि मार्क के साथ कुछ तो बहुत ही खराब है। उनके बच्चे का बर्थडे था और काफी सारे रिलेटिव्स आए हुए थे। इन सब के बीच में मार्क बैठा और सबको एक कहानी बताने लगा। कहानी ये थी कि वो एक बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी है, उसको एक ट्रस्ट फंड का बहुत सारा पैसा आने वाला है और वो मार्क अपना जो नाम लेकर घूम रहा है वो तो सिर्फ इसलिए ताकि किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी ना पता चले। बेसिकली मार्क को ऐसा लग रहा था कि वो मार्क नहीं है बल्कि कोई एक दूसरा आदमी है और मार्क तो वो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बनकर रहता है। जैसे कि होता नहीं है कि मतलब अमीर थे गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो मार्क को वैसा लग रहा था कि वो है तो बहुत ही ज्यादा अमीर लेकिन वो मार्क नाम का आदमी बनकर रहता है ताकि कोई किसी को पता ना चले कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर आदमी है। इस इंसिडेंट के बाद तो एमिली को काफी ज्यादा डर लगने लगा मार्क की मेंटल हेल्थ के लिए। उसने उसे डॉक्टर के यहाँ भेजा, दोबारा से एक मेंटल क्लिनिक में भेजा। मार्क वहां पे एडमिट हुआ लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वापस आ गया। एमिली ने बहुत कोशिश करी मार्क को ठीक रखने की, उसको मेडिकेशन देने की, लेकिन मार्क उसकी सुनता ही नहीं था। एंड एक दिन तो उसने ये भी बताया एमिली को कि वो उस पर चीट कर रहा है और वो चीट कर रहा है काफी लंबे टाइम से कई सारे अलग अलग आदमियों के साथ। और ऐसा भी नहीं हुकअप टाइप्स, बाकायदा प्रोस्टिट्यूशन में पैसे डालकर वो अपनी वाइफ पर चीट कर रहा था। एमिली ने बहुत कोशिश करी कि मार्क ठीक हो जाए, मार्क ये सब बातें करना बंद कर दे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब एमिली से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फाइनली 2012 में डिवोर्स ले लिया मार्क से। शादी टूटने के बाद मार्क ने अपनी जो थोड़ी बहुत मेडिकेशन वो लेता रहता था उसको भी बिल्कुल ही बंद कर दिया और उसकी मेंटल हेल्थ अब बिल्कुल पीक खराबी की उस पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि इनके 4 बच्चे थे तो चारों बच्चों की जो कस्टडी थी वो एमिली को मिली और मार्क इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने क्या करा, एक दिन उसने अपने बच्चों के पास जब मिलने गया तो उनको लिया, वाटर पार्क लेके चला गया और वापस आने से मना करने लगा कि मैं एमिली को ये बच्चे वापस नहीं करूंगा। एमिली को कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा बाकायदा अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि अगर मार्क को अपने बच्चों से मिलना है तो सुपरवाइज्ड पुलिस की निगरानी में ही वो मिल सकता है। जिस पर कि मार्क ने कहा कि तो फिर मैं मिलूंगा ही नहीं कभी। अगर मैं अपने बच्चों से किसी की निगरानी में ही मिल सकता हूं तो मैं मिलना ही नहीं चाहता। जिसके बाद केविन ने एक जेमी आर्नोल्ड नाम के आदमी से 2018 में शादी करी और फिर से अपने बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो सब उसने फिर से छोड़ दिया जब उसकी जॉब उसके हाथ से निकल गई। जेमी के साथ भी मार्क की जो शादी थी वो काफी लंबी नहीं चली। 2018 में शादी करके 2019 में उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स का रीजन था चीटिंग, जो कि मार्क कर रहा था जेमी के पीठ पीछे। जब जेमी से पूछा गया कि आप दोनों सेपरेट क्यों हुए तो जेमी का कहना था वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर बिकॉज ही स्टार्टेड सीइंग सम वेरी अनयूजुअल एंड अनरीजनेबल थिंग्स। मार्क जेमी से कहता था कि उसकी जो वाइफ है वो चीटर है, वो उस पर चीट करती है, वो उसकी वाइफ भी नहीं है। इवन उसने एक बार ये भी बोला कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी वाइफ नहीं है। इसके अलावा मार्क जो है अब प्रोस्टिट्यूशन में भी आ चुका था। वो अपनी बॉडी को सेल करता था पैसे कमाने के लिए और जो अपने बच्चों का चाइल्ड कस्टडी में पैसे देने होते हैं वो भी वो नहीं देता था। इसके बाद 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि ऑब्वियसली इशारा कर रहे थे कि किस तरफ मार्क जा रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया था। पहला इंसिडेंट हुआ जब एक जेम्स कार्लसन नाम के आदमी को मार्क ने अपने घर की बेसमेंट में बंद कर रख दिया था। जेम्स कार्लसन न्यूयॉर्क से आया था मार्क से मिलने के लिए और हुकअप करने के लिए उसके साथ, एंड मार्क ने हुकअप के बहाने उसे अपने बेसमेंट में लेकर गया और उसे वहां पर एक चेयर से बांध दिया। चेयर से बांधने के बाद वो जेम्स से बोला कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो। जेम्स बहुत ही ज्यादा डर गया ऑब्वियसली, और उसने वेट करा जब तक उसे ऐसा नहीं लगा कि मार्क सो गया है या आराम कर रहा है, और उसने एक बुचर नाइफ जो कि बेसमेंट में ही पड़ा हुआ था वो उठाया, उससे अपनी रस्सी काटी और बाहर की तरफ भागा। वो बाहर भागकर फौरन से पुलिस को कॉल करता है और ये उसी कॉल की रिकॉर्डिंग है। And I need a ride. Okay. I'm in Trump. I met this guy. I'm by you. Security hit on me. I know. We went out to the car. We dropped. We went to the store. Had a soda. I woke up in the basement. Okay. He obviously drugged me. I think this is a cop because that looks like an extra bright light. So I am now putting this down. Okay. I am unarmed. It is on the guardrail. Yes, sir, I am. I'm not armed. I'm just really happy to see you. इस पुलिस कॉल के बाद पुलिस वहां पर आई, उन्हें जेम्स मिल भी गया। उन्होंने जेम्स से जब पूछा तो जेम्स ने बोला कि वो मार्क को जानता ही नहीं है, उसका ना मार्क से कोई मतलब है ना कुछ।
और इसीलिए मार्क के ऊपर कोई चार्जेस ही प्रेस नहीं करे गए क्योंकि जेम्स ने साफ साफ मना कर दिया। बाद पुलिस ने जेम्स को एक सेफ जगह पर छोड़ा, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जेम्स का पर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स मार्क के घर पर थे और न्यूयॉर्क वापस जाने का और कोई तरीका नहीं था, तो जेम्स ने फिर से मार्क को कॉल करा। सरप्राइजिंगली मार्क ने कॉल उठाया, काफी अच्छे से बात करी और जेम्स की सारी चीजें भी वापस कर दी, पर्स, पैसे, डॉक्यूमेंट्स के जाओ तुम न्यूयॉर्क। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद मार्क ने फिर से एक अननोन आदमी को अपनी बेसमेंट में बंद कर दिया था। कहा जाता है कि इस आदमी की एज 29 ईयर्स की थी और उसकी भी एक कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को बाद में मिली जब उसने पुलिस को कॉल करा था और उसकी बात हुई थी कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ एक आदमी के घर से, प्लीज मुझे बचा लीजिए। From some guy who had me chained up in his basement. He had you chained in his basement? Where are you calling from? I don't know. इस बार मार्क इस आदमी के पीछे भागा था और वो ऐसे ही पीछे नहीं भागा, उसके हाथ में एक चाकू था और वो वही लेदर वाला अपना सूट पहना हुआ था जब वो इस आदमी के पीछे भाग रहा था। एंड कुछ लोगों का कहना है कि मार्क की पूरी बॉडी पर खून भी लगा हुआ था जब वो ऐसे भाग रहा था इस आदमी के पीछे। लेकिन इस आदमी ने भी मार्क के ऊपर कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं करे और कुछ टाइम बाद ना स्टेट पुलिस ने, जो वहां की पुलिस थी, उससे पूछा भी कि जब आपको इतने सारे ये डेंजर दिख रहे थे कि ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है, 2 बार इसके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट आ चुकी है, तो आपने कोई चार्जेस क्यों नहीं प्रेस करे इस आदमी पर। तो पुलिस का ये कहना था कि हम चार्जेस तभी तो प्रेस करेंगे जब वो जिस बंदे के साथ ये सारा हुआ है, जो विक्टिम है, वो कुछ बोलेगा उस आदमी के खिलाफ, क्योंकि ये केसेस थे एक आदमी का दूसरे आदमी से मिलना हुकअप के लिए और जो कि काफी ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है वाइडली अभी भी, तो इसलिए लोग डरते हैं ये बात करने से, क्योंकि फिर उन्हें सामने आना पड़ेगा, उन्हें गवाही देनी पड़ेगी, वो उनको दूसरे लोग देखेंगे, उनको पहचानेंगे, तो काफी ज्यादा उन्हें शर्म आती है इस चीज से, इसलिए वो चार्जेस प्रेस नहीं करना चाहते। इसलिए किसी ने भी मार्क के खिलाफ कोई चार्जेस प्रेस नहीं करे, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करा गया। हम वापस आते हैं केविन की डेथ पर। केविन से रिलेटेड जब मार्क से पूछा गया तो मार्क का कहना था कि मार्क ने केविन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि केविन चाहता था कि मार्क उसे मारे। उसने बोला कि उसने केविन की पीठ में एक चाकू घुसाया क्योंकि केविन चाहता था और केविन को काफी ज्यादा दर्द होने लगा उस चाकू से, इसीलिए मार्क ने उसका गला काटकर एक ही बार में केविन को मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि केविन ज्यादा सफर करे। जिसके बाद उसने केविन की बॉडी को म्यूटिलेट करा और कैनिबलाइज करा, उसी सेम बेसमेंट में जहां पर कि उसने एक जेम्स नाम के आदमी को पकड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने एक दूसरे आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार पीटा हुआ था, और उसी बेसमेंट में जहां पर कि उसके बच्चे खेला करते थे। फाइनली मार्क को कोर्ट में प्रेजेंट करा गया और काफी लंबे टाइम तक उसका केस चला। कभी उसके जो डिफेंस लॉयर थे वो ये कहते थे कि वो उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। साइकेट्रिस्ट कह देता था कि ये ठीक है कोर्ट ट्रायल स्टैंड करने के लिए, लेकिन वो फिर से कोई प्ली डाल देते थे कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। तो इस चीजों की वजह से काफी लंबा केस चला। लेकिन नवंबर के कोर्ट सेशन में जो मार्क की डिफेंडेंट जज थी, उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमने इस चीज पर काफी ज्यादा डिस्कशन करा है और मार्क हर बार यही चीज पर क्लियर रहा है कि उसे गिल्टी प्लीड करना है। हमें नहीं लगता कि ये डिसीजन मार्क के इंटरेस्ट में बेस्ट है, लेकिन क्योंकि मार्क ये चाहता है तो हमें वही करना होगा। इसीलिए मार्क की विशेष पर वो अपने आप को गिल्टी प्लीड करता है एंड फाइनली कोर्ट उसको गिल्टी पाती भी है। मार्क को जिंदगी भर के लिए जेल की सजा दी जाती है विदाउट अ पॉसिबिलिटी ऑफ पैरोल। एंड इसी के साथ केविन रिचर्ड बेकन का केस यहाँ पर खत्म होता है। He's just one of the nicest guys I know and most compassionate and understanding person I know. This is very unlike him to just fall off the face of the earth. He's always in communication with somebody. He was supposed to be at our house Christmas morning for brunch, and he was a no-show. When he was a no-show, we asked his roommate to wake him up, and she looked out and couldn't find his car out.